Namaskar and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Satyology का अर्थ है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है मिथोलॉजी। उसका अर्थ होता है नकली, झूठ, काल्पनिक। उसकी पढ़ाई है उसका विज्ञान। तो मिथोलॉजी शब्द जो है वो यूज किया गया भारतीय इतिहास के लिए वेस्टर्न ऑथर्स के द्वारा। और आजकल भारत में भी लोग बोलते हैं हमारी मिथोलॉजी में लिखा हुआ। लेकिन मिथोलॉजी शब्द तो संस्कृत भारतीय संस्कृति के विरुद्ध यूज किया गया था। तो इसलिए अब भारतीय संस्कृति को भी अब मिथोलॉजी न बुलाएं, सतोलॉजी बुलाएं। ये वेस्टर्न परिप्रेक्ष्य में है। और लेकिन अगर आप भारत में ही बुलाना चाहते हैं संस्कृत में, तो इतिहास से बढ़िया कोई शब्द नहीं है। इतिहास मतलब जो जैसा हुआ वैसे ही लिखा गया आंखों के बिल्कुल। सामने। तो आज मेरे पास बहुत ही अच्छे लेखक हैं और हमारे शो पे काफी बार आ चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी आने वाली है हमारे शोज पे, और जब वो आएगी तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो लेट अस वेलकम रामेश्वर पंकज मिश्र। नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आपको आपकी आवाज सुन के बड़ा आनंद आता है मुझे, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च की हुई है। आपके आर्टिकल्स देखता हूँ, बड़े तीखे हैं। जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में प्रभुपाद ने एक बार बोला था। इन्होंने अपनी गीता के जो ट्रांसलेशन उसमें लिखा, द अनबॉर्न विद इन कृष्ण। मतलब कृष्ण हम्म। को उन्होंने परमात्मा से अलग कर दिया, कृष्ण को उन्होंने हम्म। परब्रह्म से अलग कर दिया, कृष्ण को ब्रह्म से अलग कर दिया। तो उसको देखकर ही 1958 में उन्होंने प्रभुपाद ने उनके बारे में लिखा कि ये इनको इनको गीता नहीं आती। ये सिर्फ ये सिर्फ जो है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। और तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि ये इन्होंने क्या किया कि कॉपी पेस्ट किया वेस्टर्न ऑथर्स को लेके अपने जी। गीता ट्रांसलेशन में भी। जी। तो तो थोड़ा इनके विषय में आप हमको बताइए कि क्या किस तरह सोचते हैं, किस तरह इनके कार्य हैं। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन निश्चित रूप से एक मेरिट स्टूडेंट थे, मेधावी विद्यार्थी थे। लेकिन जो भारतीय शास्त्र हैं उसका ज्ञान उन्हें लगभग मूल रूप से बहुत कम था, क्योंकि वो गुरुमुख नहीं थे और उन्होंने किसी गुरुकुल में या किसी मठ में या किसी भारतीय विद्वान से, पंडित से शास्त्रों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया था। तो एक तो ये समस्या है। दूसरे, वो लगातार ईसाई स्कूलों में और ईसाई कॉलेज में ही, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे। तो उनका जो इंटरेक्शन है, उनकी जो बातचीत है, लेन देन है, जिनको वो देखते थे, वो सब क्रिश्चियन विद्वान या क्रिश्चियन मिशनरी, ये सब लोग थे। तो वस्तुतः उनको भारतीय शास्त्रों का ज्ञान अंग्रेजी अनुवादों के द्वारा जो कुछ उनके सामने आया, पहले मिशनरी लोगों ने, फिर उसके बाद कुछ थोड़ा एनलाइटेंड यूरोपियंस ने जो कुछ लिखा भारत के शास्त्रों के बारे में, विशेषकर गीता और उपनिषद के बारे में, उसका ही उन्हें ज्ञान था। न तो उन्हें वेदों का साक्षात ज्ञान था, न उन्होंने उपनिषदों को स्वयं अपनी किसी साधना से या गुरुमुख से या किसी मठ में रहकर अंतेवासी होकर पढ़ा था, बल्कि वो क्रिश्चियन लोगों की संगति में ही और मुख्यतः यूरोपीय लोगों के द्वारा किए गए लेखन के द्वारा ही उन्होंने भारतीय शास्त्रों को जाना था। और उन्होंने ये कहा भी है, उनको उनका जो लेखन है वो कई जगह उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म और ईसाइयत या यूरोपीय आस्थाओं के बीच एक ब्रिज बनाना चाहते हैं। तो ये स्वयं में दर्शन के क्षेत्र में तो इस तरह की आकांक्षा, इस तरह की इच्छा ही हास्यास्पद है, क्योंकि वहां तो आप जो सत्य है उसका उद्घाटन करते हैं। किसी से ब्रिज ब्रिज बनाना तो कुछ सांसारिक काम है ना। हमको किसी सभ्यता, संस्कृति, किसी से भी कोई ब्रिज बनाना है, ये एक पॉलिटिकल विल है, एक राजनीतिक इच्छा है। हम किसी दर्शन में ये सब काम नहीं होता कि हमको यूरोपीय सभ्यता से संवाद करना है या इस्लाम और ईसाइयत से संवाद करना है। ये सब पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग है। दर्शन तो ये देखता है कि सत्य क्या है, और विशेषकर जो भारतीय दर्शन है वो तो केवल सत्य का अनुसंधान करते हैं, क्योंकि जब उनका सृजन हुआ, जब उनका उत्कर्ष हुआ, अथवा जब उनका प्रस्फुटन हुआ, जब वो सामने प्रकाशित हुए, तो उस समय तो न कहीं इस्लाम था न कहीं ईसाइयत दुनिया में।
और उन्होंने कोई बाहर क्या चीज़ है आस-पास, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का खान-पान, रहन-सहन कैसा है और लोगों की राजनीतिक लालसाएँ क्या हैं, इसको थोड़ी देखता था दार्शनिक। वो तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, जगत क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, जीव और जगत के आपस में संबंध क्या हैं, हम सत्य को कैसे जान सकते हैं, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या होता है और ज्ञान में मिश्रण किस प्रकार शब्दों का, तर्कों का होता है, चेतना मिश्रित स्वरूप में कैसे होती है और चेतना का शुद्ध साक्षात्कार कैसे हो सकता है, मन, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य ज्ञान है, उनका स्वरूप क्या है, उनको कौन ग्रहण करता है, मन जो ग्रहण करता है वो बुद्धि के सामने किस प्रकार उपस्थित करता है, बुद्धि कैसे निर्णय लेती है, बुद्धि की संरचना किन प्रशिक्षण से और किन परंपराओं से होती है, आदि आदि। और उसके बाद इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनसे परे जो सत्य है, जो मूल रूप में शुद्ध तत्व है, आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, चिति शक्ति है जिसे योग दर्शन में कहते हैं, उसका वो साक्षात्कार करते हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को किसी बाहरी जगत की क्रियाओं से, यानी राजनीतिक संरचनाओं से, इस्लाम ईसाइयत क्या है, मुख्यतः राजनीतिक संरचनाएं हैं, उनमें तो कोई दर्शन का विचार ही नहीं है। बहुत ही मोटे तौर पे वो लोग उसको फिलॉसफी आदि कह देते हैं, लेकिन फिलॉसफी जो यूरोप में विकसित हुई है वो भारत के संपर्क के बाद ही विकसित हुई है, पहले जर्मनी में फिर बाकी जगह। अन्यथा क्रिश्चियनिटी तो एक फेथ है और फेथ का संबंध तो मन के निर्णय से है अथवा राजनीतिक दबाव से है। आपके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ा कि इस फेथ को मानो, नहीं तो तुम यू विल बी एग्जीक्यूटेड, तुमको सजा मिलेगी, तो लोगों ने उस फेथ को स्वीकार कर लिया। तो ये तो एक राजनीतिक दबाव में रह रहे लोगों के मन के विचार हैं ईसाइयत और इस्लाम। ये कोई स्वतंत्र मनुष्यों के तत्व चिंतन का परिणाम नहीं है। तो ऐसा समाज जो किसी प्रकार की दास्ता में नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं संसार की दास्ता जिसे, बल्कि ये स्वतंत्र, स्वयं में पूर्णतः स्वतंत्र लोगों का जो तत्व का अनुसंधान है, सत्य का अनुसंधान है, वो भारतीय दर्शन है। उसका ये संदर्भ ही नहीं है कि इस समय पॉलिटिकल पावर क्या है, दूसरी जगह पॉलिटिकल पावर क्या है। उसके ज्ञान के द्वारा सबका विश्लेषण हो सकता है। संसार की प्रत्येक घटना, क्रिया, वस्तु और व्यक्तियों का, समूहों का, समुदायों का विश्लेषण दर्शन के ज्ञान के आधार पर हो सकता है, लेकिन वो दर्शन का विषय नहीं है। दर्शन का विषय तो शुद्ध ज्ञान है कि इंद्रिय स्तर का ज्ञान कैसे होता है, फिर मन, मानसिक ज्ञान क्या है, फिर इंद्रिय और मन दोनों से उच्चतर जो बुद्धि का ज्ञान है वो क्या है, और फिर बुद्धि से भी परे मूल रूप में सभी बौद्धिक संरचनाओं और मानसिक संरचनाओं से, सारे मेंटल कंस्ट्रक्ट और इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट से परे सत्य को हम कैसे देखें, इसका अनुसंधान है। तो इसलिए यूरोपीय रिलीजन से ब्रिज बनाने की तो कल्पना ही एक राजनीतिक कल्पना है। तो ये राधा कृष्ण जी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे उनका संबंध बहुत थोड़ा है। लेकिन जो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्थिति है, जिसमें ईसाई मिशनरी प्रभावी हो रहे हैं भारत के कई हिस्सों में, पूरे भारत में तो कभी प्रभावी नहीं हुए, और उन्होंने अपने पुरानी भारत की शिक्षा परंपरा को नष्ट करके जो अपने स्कूल खोले, फिर बाद में कॉलेज खोले, उसमें उनकी शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण हुआ है, उसी को वो जानते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये तो वेदांत की बड़ी निंदा कर रहे हैं। एक हॉग थे यहाँ शिक्षक और मिशनरी, तो उन्होंने, हॉग ने कह दिया कि साहब ये जो वेदांत है, इसमें तो कोई इथिक्स ही नहीं है, ये तो नैतिक चेतना ही नहीं है, नीति के नियम ही नहीं है। अब ये तो ईसाइयत को बिना किसी तर्क, बिना किसी आधार और बिना किसी सत्य के नैतिकता का वाहक बता देना और दूसरों को उस की चेतना से रहित बता देना, ये तो मनमानी बकवास है ना। इसका सत्य से क्या संबंध? सत्य तो बिल्कुल उल्टा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब लिखूंगा कि नहीं नहीं, जो भारतीय दर्शन है, विशेषकर जो वेदांत दर्शन है, उसमें बड़े उच्च कोटि की नैतिकता है। तो ये जो है एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे राजनीतिक परिवेश में रह रहा है जहां ईसाइयत का चारों तरफ प्रभाव है और उसको थोड़ा स्वाभिमान भी है और थोड़ा उनसे जुड़ने की लालसा भी है, उनकी मान्यता, क्योंकि दार्शनिक तो इसकी चिंता नहीं करता कि मुझे कौन क्या मानता है। उसे तो जो सत्य दिखता है, हमारे यहाँ तो कितनी कहानियां चली हैं, प्रसिद्ध है
कि भाई कोई सम्राट गया, चक्रवर्ती सम्राट, तो जो ऋषि या सन्यासी थे, उन्होंने वो बैठे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने थोड़ी देर देखा, मुस्कुराए और फिर कहा कि ज़रा किनारे हो जाओ, जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उन्हें आने दो, यही तुम दे सकते हो और तुम्हारे वश में क्या है? ये जो तुम सामने खड़े हो गए हो, उधर से सूर्य की किरण आ रही है, तो तुम रोक रहे हो, उससे हट जाओ। तो जो भारतीय दार्शनिक है, उसको किसी से क्या लालसा है कि वो हमको माने, वो हमको कहे कि नहीं, नहीं तुम भी नैतिक हो। और ज्ञान के स्तर पर अगर परीक्षण करना है तो आधारभूत जो तत्व हैं उनके आधार पर परीक्षण करें, तो ईसाइयत तो पूरी तरह अनैतिक अनैतिक ही नहीं पाश्विक सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों को ये कहती है कि अगर आप हमारे रिलीजन में फेथ नहीं करते, तो आप जो हैं फॉल्स गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। आप तो सच्चे गॉड्स को मानते ही नहीं हैं, इसलिए आप डेवलप्ड सोल नहीं हैं। इस तरह की भाषा जो है, ये एक तरह का रेसिस्ट यानी नस्लवादी पूर्वाग्रह जो है, उससे बनी हुई है क्रिश्चियनिटी। और वो भी आर्बिट्रेरी है, क्योंकि अगर परीक्षण करें तर्क से तो वो वहां भी ठहरती नहीं है। तो उनसे संवाद की इच्छा एक राजनीतिक इच्छा है, और इसलिए राधा कृष्ण एक राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीतिक व्यक्ति एक होता है कि जनता को प्रभावित करना अथवा सत्ता पर कब्जे की लालसा करना, और एक होता है कि हमको जो भी पढ़ना लिखना अथवा कला संगीत कुछ भी, किसी कला में, साहित्य में या जानकारी के क्षेत्र में से नॉलेज भी कह देते हैं। नॉलेज तो वस्तुतः केवल तत्व दर्शन है, लेकिन जिन्हें काम चलाऊ रूप में नॉलेज कह देते हैं, ज्ञान के विविध क्षेत्रों में हमने जो थोड़ा बहुत प्रगति की है, तो उसका हमको कुछ यश मिल जाए, कुछ पुरस्कार मिल जाए, और उसके द्वारा जो लोग सत्तारूढ़ हैं वहां हमें मान्यता मिल जाए। तो एक ये राजनीतिक लालसा, यानी एक तरह की सबऑर्डिनेट पॉलिटिकल डिजायर, एक अधीनस्थ राजनीतिक इच्छा। मतलब हम में ये सामर्थ्य तो नहीं है कि हम स्वयं भारत में शासन करें, या भारत के लोगों के भीतर धर्म की चेतना को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजनीति करें, या भारत में धर्म में शासन स्थापित करने के लिए राजनीति करें। ये इच्छा नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची इच्छा है। तो राजधर्म की चेतना है, उससे रहित जो ये है कि भाई हमको भी थोड़ा मान्यता मिल जाए, कोई पुरस्कार मिल जाए सरकारों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा पहचान मिल जाए, इस लालसा से। तो इसको भी, ये भी राजनीतिक लालसा है। किसी भी प्रकार का पद या प्रतिष्ठा या पुरस्कार चाहना एक तरह की राजनीतिक लालसा है। वो कोई दार्शनिक लालसा नहीं, दार्शनिक आकांक्षा नहीं, वो कोई बौद्धिक आकांक्षा भी नहीं है, क्योंकि ये कोई बौद्धिक क्रियाएं नहीं है। कोई पुरस्कार का मिलना बौद्धिक क्रिया नहीं है, किसी सम्मान का मिलना कोई बौद्धिक क्रिया नहीं, ये सांसारिक क्रिया है। और वर्तमान युग में ये राजनीतिक क्रिया है। इसके पहले भी एक अर्थ में तो राजनीतिक ही थी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वस्तुतः है एक राजनीतिक व्यक्ति थे, जो शीर्ष स्तर की, उच्च स्तर की राजनीति नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने ज्ञान, अपनी जानकारी के द्वारा मान्यता चाहते थे। तो उस समय के जो शक्तिशाली लोग थे, यूरोपीय लोग, उनसे वो मान्यता चाहते थे, संवाद चाहते थे। तो ये उनका स्वभाव है। यानी उस अर्थ में वो दार्शनिक नहीं है, बल्कि जो कुछ उनको फिलोसॉफिकल नॉलेज है, उसका उपयोग अपने को मान्यता मिले इस लालसा से करते हैं। तो उन्होंने वो लिख दिया, फिर उसमें ग्रेडेशन भी कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब दार्शनिक चेतना के 5 स्तर हैं, और सबसे ऊंचा वेदांत है। दूसरे नंबर पे कह दिया कि ये जो पर्सनल गॉड है, जो लोग पर्सनल गॉड में आस्था रखते हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। अब ये जबरन उनको चिढ़ाना था। एक तो पर्सनल गॉड क्रिश्चियंस कहते हैं अपने को, लेकिन वो काहे का पर्सनल गॉड है? पर्सनल गॉड जैसी बात तो स्वयं में एक कल्पना की बात है ना। कोई गॉड पर्सनल कैसे हो सकता है? अगर वो पर्सनल हुआ तो फिर वो गॉड ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा पर्सनल गॉड है। इसके बाद कहा कि राम, कृष्ण और बुद्ध और जो भी अवतार माने जाते हैं, वो तीसरे नंबर की चेतना है, ऐसे उन्होंने कहा। और फिर अंत में सबसे नीचे उनको रखा जो कुछ भूत प्रेत टोना जादू आदि में विश्वास रखते हैं। तो ये तो आर्बिट्ररी डिवीजन है। और उसमें उन्होंने वेदांत को तो ऐसे कर दिया कि हम जो बता रहे हैं वो वेदांत है, जिसमें कि बहुत थोड़े लोग भारत के निकलेंगे, और जो विशाल हिंदू जनसंख्या है, जो राम, कृष्ण, शंकराचार्य, बुद्ध, सब अलग अलग उनमें श्रद्धा रखती है, या इन सभी में एक साथ श्रद्धा रखती है। क्योंकि जो भारत के धर्मशास्त्रों को मानने वाले लोग हैं, वो तो सबको एक साथ मानते हैं, इसीलिए वो स्मार्त कहलाते हैं। सभी स्मृतियों में तो वो राम को भी मानेंगे, कृष्ण को भी, दुर्गा को भी, हनुमान जी को भी, लक्ष्मी माता को भी। चेतना का एक दूसरा स्तर है, तो उनको उन्होंने तीसरे नंबर पे कह दिया, ईसाइयों से नीचे।
तो ये तो जैसे भारत के ईसाईकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया आपने कि अच्छा, आप पहले यहाँ हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, तो इसके बाद आप ईसाई बनिए, पर्सनल गॉड में श्रद्धा रखिए, फिर उससे बाद में वेदांत है। तो वेदांत कब आएगा कब नहीं, वो एक तरह का वाणी की चतुराई थी। तो ये उनकी कमी है, लेकिन वो परिश्रमी थे, इसमें कोई शंका नहीं। यही कहना। और जी, आगे कुछ कह रहे हैं आप। हाँ, अगर वो जाते हैं, जैसे 1962 में हम्म। यूके में विच क्राफ्ट के विरुद्ध के विरुद्ध लॉ बना। तो मतलब हम्म। 1962 तक वो लोग चुड़ैलें ढूंढते थे पूरे ब्रिटेन में, हाँ। है ना, और औरतों को हम्म। मारते थे कि ये इसको चर्च हाँ। से डिक्लेयर कर दिया और मारते थे। तो शायद उन्होंने हाँ, ये भी इग्नोर कर दिया कि सब कुछ इग्नोर किया है इन लोगों ने। हाँ, वो तो पहले यूनेस्को में भेजे गए। देखिए क्या है कि ये कांग्रेस में जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला राजनीतिक धड़ा है, उसकी योजना ये थी कि भारत में कम्युनिज्म लाना है। लेकिन साथ ही जो ये अंग्रेज हैं और अमेरिका, माने इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस, इनसे भी संबंध रखना है, बड़ी चतुराई वाला था। तो उन्होंने कहा कि हम भारत में एक तरह का नेशनलिज्म डेवलप कर रहे हैं, जो कि यूरोपियन चेतना से भरा होगा। तो उसमें इनको यूनेस्को में भेजा। अब जब आप एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में इस भाव से जाते हैं कि हम जो वेस्टर्न यूरोपियन थॉट्स हैं, उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे, तो आप जाहिर है उनकी सेवा करने जाते हैं। उसके बाद देखिए उनको सोवियत संघ भेजा गया। सोवियत संघ में जब वो रहे राजदूत, तो बहुत ज्यादा कम्युनिज्म से प्रभावित, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की खुद की योजना भारत में बहुत चतुराई से कम्युनिज्म लाने की थी। यानी वो स्टालिन वगैरह की तरह सीधे नहीं लाना चाहते थे, जो कि जानते थे कि अगर हम वैसी मारकाट करेंगे तो वीरों का देश है, यहाँ हम ही मार दिए जाएंगे। तो बड़ी चतुराई से धीरे धीरे कम्युनिज्म लाना चाहते थे। तो सोवियत संघ में जिनको भेजा, और सोवियत संघ में जब अच्छे से दीक्षित हो गए राधा कृष्ण, तो उनको फिर भारत में पहले उपराष्ट्रपति बनाया, फिर राष्ट्रपति बनाया। तो ये खेल राजनीतिक चल रहा है। सोशलिस्ट धड़ा, कम्युनिस्ट धड़ा जो है कांग्रेस का, वो अपने लोगों को तरह तरह के पावर पोजीशन में रख रहा है। राधा कृष्ण उसका भाग है। तो ऐसे लोग तो सत्य क्या बोलेंगे। ईसाइयत, जब आपने पर्सनल गॉड यानी क्रिश्चियनिटी को मानने वालों को राम, कृष्ण और बुद्ध, किसी को भी मानने वालों से ऊंचे रख दिया, तो जाहिर है कि आप सच नहीं बोल रहे हैं ना। आप तो ये बोल रहे हैं किसी तरह वो खुश हो जाएं। तो हमारे सारे लोग उस समय जो वहां गए, तो वहां क्या दृश्य था इंग्लैंड का। भारत की तुलना में तो वो काफी अविकसित था इंग्लैंड उस समय भी, 50s में भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। जब वो अमेरिका ने ये अपनी मार्शल योजना लागू की है, कुछ अपने मदद की है, तब तो वो उभरे हैं। नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जगह जगह वहाँ वेश्यावृत्ति और कंगाली और भूखमरी, यही दशा फैली थी। तो न तो उसका चित्रण किया कि इंग्लैंड की कितनी हालत खस्ता है, दो दो युद्धों से कितने इंग्लैंड के लोग जर्जर हैं, थके हैं, और अब कैसे शांति चाहते हैं, इसलिए हट रहे हैं। और दूसरी ओर इंग्लैंड में जो ये इस तरह की मान्यताएं थी, जो विच हंट चल रहा था। आखिर जो सबसे अंतिम बार जिसको विचक्राफ्ट में सजा दी गई, उस पर यह आरोप लगा कि साहब जब युद्ध चल रहा था तो इसे कुछ दिख जाता था, कुछ उसमें इंट्यूटिव पावर थी। तो वो बता देती थी कि मेरे ख्याल से जर्मन सेनाएं ये करने वाली हैं। तो पहले तो सेना ने उसकी सहायता ली, और बाद में चर्च ने ये आरोप लगा दिया कि इसे ये दिखता नहीं था, ये कोई जासूस होगी। जब जासूसी नहीं सिद्ध हुई, तो कहा कि नहीं, ये डायन है, विच है, और इसको कोई शैतान इसकी आत्मा में प्रविष्ट कर लिया था, इसलिए इसको ये दिखता था। यानी जिसमें कोई अंतर्दृष्टि हो, कोई विशेष शक्ति हो, कोई ज्ञान की, बोध की, मन की विशेष शक्ति हो, वो सब डायन है। और उसको जिंदा जला दिया। तो 1962 तक इस तरह से, अंतिम 1956 में उस स्त्री को जलाया है, और उसके बाद भी वहां विच हंटिंग चलती रही है। और इन्होंने यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं किया, ना नेहरू ने, ना किसी भी जो लोग उस समय इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, इन्होंने बताया ही नहीं कि विच हंटिंग चल रही है, विच क्राफ्ट चल रहा है। तो इसका मतलब कि इन लोगों को सत्य से कोई लेना देना नहीं था। इनको किसी तरह अच्छे संबंध बनाकर पावर को का बैलेंस बनाना था। जी, ए- एक और कुछ कह रहे थे आप। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि जब आप इंग्लिश में जब सोचते हैं, तो हाँ। आपको उसी तरह के व्यूज पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ। लैटिन लैटिन हाँ, इंग्लिश में सारे शब्द वहीं से आए हैं, बाइबल के। बिल्कुल। और जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि मैं जब अपने बिजनेस मीटिंग्स में भी देवनागरी में इंग्लिश लिखता हूँ मैं, क्योंकि अच्छा। क्योंकि उसमें पहली बात है, लोगों के नाम मिस प्रोनाउंस नहीं होते हैं,
कि किसी ने कुछ हाँ, बोला, क्योंकि एक ही शब्द के हाँ, अलग हाँ, प्रोनाउंसिएशन है। अगर यूरोपियन है, बिल्कुल, अमेरिकन है तो माइकल को माइकल बोलेगा, और अगर वो हाँ, ईस्ट यूरोपियन है तो माइकल को मिकाइल बोलेगा, और बिल्कुल, बिल्कुल, माइकी बोलेगा। ऐसे तो एक हाँ, एक्यूरेट तरीके से लिख सकते हैं देवनागरी में। और हाँ, हाँ, देवनागरी एक परफेक्ट स्क्रिप्ट है जो किसी भी भाषा को आप लिख सकते हैं, कोई भी जैसा बोल रहा है जी, आप लिख सकते हैं हाँ, उसको 2 मिनट में। हाँ, हाँ, तो हाँ, तो इनका जो इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं वो पूरा, जैसे मैं सेंट स्टीफेंस के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त हैं, तो जी, जब मैं उनसे बात करता हूँ उनका पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो नेहरूवियन है। जैसे, हुँ, तो मैंने उनको बोला भारत एक खोज, नेहरू ने पुस्तक हुँ, लिखी भारत एक खोज। हुँ, वो हुँ, तो हुँ, वो तो एक बड़ी मूर्खता पूर्वक हो गया, आप जिस देश के प्रधानमंत्री बने हैं उस पे आप लिख रहे हैं भारत एक खोज। मतलब आप बिल्कुल, ढूंढ रहे हैं भारत को, जबकि हाँ, हाँ, भारत का शब्द का डेफिनेशन महाभारत में लिखा हुआ है कि बिल्कुल, पूरा विश्व को भारत बोला गया है, भारतवर्ष। हाँ, हाँ, बिल्कुल, मतलब रामायण के उसमें कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, और भगवान हाँ, राम हाँ, के हाँ, समय में इलाव्रत नाम बड़ा कॉमनली यूज किया गया, इलाव्रत। जी, जी, अ, इला का पूरा विश्व इलाव्रत। तो बिल्कुल, ये भाषा का भी इन्फ्लुएंस होता है, और दूसरा, अगर आपको जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहिए या पॉलिटिकल रिस्पेक्ट चाहिए, तो ये जो जितने भी भारत के जो ऐसे लीडर्स हुए हैं जिनका नाम बड़ा करके बताया गया, किसी के नाम पे शिक्षा दिवस चल रहा है, ये सभी लोग जो हैं एक ही मानसिकता से ग्रसित हैं। पहले इनके हाँ, ऊपर कॉलोनियल मानसिकता है। ये सभी लोग एक हुँ, तरीके से, जैसे ऐसा ही मैंने सुना था थोड़े दिनों पहले किसी वीडियो में, कि महात्मा हुँ, गांधी भारत का इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे। वो हाँ, जस्ट चाहते थे कि एक भारत एक प्रांत बने। लेकिन हुँ, आजादी के बाद भी भारत आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है। तो जी, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में एक्चुअली कल्चरल है, लेकिन एक तरीके से हम ब्रिटिश को बोल रहे हैं कि हम, यस, हम आपके गुलाम थे, पब्लिकली मानते हैं, पब्लिकली मान रहे हैं, मान रहे हैं। तो हुँ, ये आज भी पॉलिसीज चल रही है। जो सर्वपल्ली हुँ, राधाकृष्णन का दिमाग है, पहली बात तो गीता पे उन्होंने बहुत ही अन्याय किया है, उनको गीता ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। वो, नहीं, लेकिन आजकल वो टेक्स्ट बुक भी है, वो बहुत जगह टेक्स्ट बुक में वही सिखाया जाता है आज भी। सेंट हाँ, स्टीफेंस में आप जाएंगे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही गीता है, और कोई गीता नहीं। बिल्कुल। तो जो आज तक जो उनका प्रभाव है, तो इनके विषय में ऐसा कुछ और बताइए कि जो ये प्रभाव को कम कैसे किया जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। देखिए, प्रभाव को कम कौन करना चाहता है? पहले तो ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि ये जो हमने ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू की ब्रिगेड सत्ता में आई, उसका तो टारगेट स्पष्ट है। और ये जो अभी की पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनका भी टारगेट ये है कि भई वो जो भारत में राज्य की परंपरा रही है ना, कि संपूर्ण भारतीय समाज, जिसका अर्थ होता है परंपरागत हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म की सभी शाखाएँ जैन, बौद्ध आदि, उनको उनका अनुयायी समाज परंपरा से जिस सनातन धर्म का पालन कर रहा है, जिसे सद्धर्म, सनत धर्म आदि कहते हैं, उसके अनुरूप लोगों का जीवन चलता रहे, उसको कोई बाधित नहीं करे। जिसे पहले कहते थे वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, आप उसको दूसरे शब्द कह दीजिए कि भाई यूनिवर्सल वैल्यूज पर, और समाज की अपनी-अपनी परंपराओं पर, विविध परंपराएँ हैं, पर वो यूनिवर्सल वैल्यूज कह लीजिए, यूनिवर्सल एथिक्स कह लीजिए, सार्वभौम नियमों, सार्वभौम मूल्यों जो संपूर्ण मनुष्य के लिए पालनीय हैं, ऐसे धर्म का उल्लंघन न करें, इतना देखते रहो। लेकिन अब ये जो लोग सत्ता में आए हैं और अभी जो चल रहा है क्रम, उसमें ये है कि कोई भी आता है तो वो चाहता है कि हमारे समूह का आधिपत्य हो, और बाकी लोगों के जो थॉट सिस्टम हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएँ हैं, उन सब पर कंट्रोल हो। उनको हम ट्रांसफ़ॉर्म करें। ये जो 19th सेंचुरी न्यूटोनियन साइंस है, उसकी नकल में जैसे साइंटिस्ट करता है ना कि भई आपने एक कोई मासेस को डाला, एक्सपेरिमेंट किया कंडीशन्ड सिचुएशन में, फिर उसमें से आपने कुछ और बना दिया, है ना? जैसे कि ज़िंक में आपने तेज़ाब डाला और फिर उसमें से Zn+H2SO4, ZnSO4+H2 हाइड्रोजन बन गई। तो इसको इन्होंने सोशल साइंसेज़ में लगा दिया कि अगर हम कंट्रोल्ड सोशल कंडीशंस में किसी थॉट प्रोसेस के अंतर्गत समाज को गुजारेंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये लोग अपने-अपने सेक्ट, अपनी-अपनी आइडियोलॉजी, अपने-अपने थॉट सिस्टम का सबऑर्डिनेट राष्ट्र को रखना चाहते हैं। उसी को कभी राष्ट्रवाद भी कह देते हैं। तो ये राष्ट्रवाद भी जिस अर्थ में अभी प्रयुक्त हो रहा है कि हमारे फलाने कोई बड़े भारी विचारक हैं, उनके अनुसार देश चलेगा।
भारत की अपनी परंपराओं, सनातन धर्म के नियमों, अनादिकाल से चली आ रही परंपराओं, उसके अनुसार नहीं चलेगा राष्ट्र। तो राज्य का, पहले राज्य का तो अर्थ ही था राज्य दीप्तौ, ये धातु है, अर्थात जिसको देखकर समाज प्रमुदित हो, जिसको देखकर समाज प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को राजा कहते हैं। वो प्रसन्न कब होगा? जब वो हमारी परंपराओं की रक्षा करता है। इसीलिए आप देखिए ना, जो आधुनिक नेता लोग निकलते हैं, उनके लिए कितना मिलिट्री फोर्स और सब लगता है चारों तरफ। और अभी भी जो परंपरागत राजाओं की कभी किसी उत्सव में कोई सवारी निकलती, भले उनके पास अब राज्य नहीं है, विजयादशमी में जुलूस में शामिल होते हैं, जनता उमड़ पड़ती है उनको देखने के लिए, यानी उनके प्रति सहज प्रेम है। उनको उस तरह की, अब आतंकवादी वगैरह आ गए हैं तो अलग बात है, सुरक्षा चाहिए, लेकिन समाज से उनको किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। समाज से उनको प्रेम मिलता है, आत्मीयता मिलती है। क्यों? क्योंकि वो समाज के किसी परंपरा को नष्ट नहीं करते, समाज को ट्रांसफॉर्म करने की नहीं सोचते, बल्कि धर्म की रक्षा, धर्म का पोषण, परंपराओं की रक्षा, ये सोचते हैं। तो वो तो अब चला नहीं है। तो जो भी स्टेट पावर में आता है, ये जो मॉडर्न स्टेट है, भारत में ये चला है कि उसमें जो पावर में आएगा वो अपने किसी विचार को श्रेष्ठ समाज पे लगाना चाहेगा। वो हिंदू धर्म को औरों पे तो चलता नहीं है। माइनॉरिटीज को तो स्पेशल प्रोटेक्शन दे दिया है, इस्लाम और ईसाइयत आदि को। हिंदुओं को वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो जब तक ऐसा स्टेट रहेगा, और ये ट्रांसफॉर्म करना स्वयं में यूरोप, और पहले तो कम्युनिस्ट मॉडल था सोवियत संघ का, अब अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप हो गया है। तो उसकी दिशा में ट्रांसफॉर्म करने में तो राधा कृष्णन जैसे लोग बहुत सहायक हैं। तो प्रभाव कैसे कम होगा, जो आपका प्रश्न है, तो प्रभाव ऐसे कम होगा कि जब भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी, भारत की ज्ञान परंपरा की प्रतिष्ठा होगी, तो जब उसमें पढ़कर छात्र निकलेंगे, विद्यार्थी, युवक और युवतियां निकलेंगे, तो वो रिडिकुल करेंगे राधा कृष्ण को। वो तो लगेगा, अरे ये क्या आदमी है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है। तो प्रभाव तो ज्ञान से कम होता है। ये जो अज्ञान फैलाया गया है, वेस्टर्न थिंकर्स को ही भारत के विद्यार्थियों को विस्तार से पढ़ाना है, और भारत की अपनी ज्ञान परंपरा को नहीं पढ़ाना है, ये जो चला है, इसके रहते तो राधा कृष्ण कैसे कमजोर होंगे? राधा कृष्ण को कमजोर कर देंगे तो किसी और उसी तरह के कार्टून को ला देंगे, अपने किसी विचारक को ला देंगे, पार्टी के किसी आइडियालॉग को ला देंगे कि ये बहुत बड़ा फिलोसफर है। तो वो तो उस कम करने से कोई फायदा नहीं। भारत की ज्ञान परंपरा को प्रतिष्ठा दें। देखिए, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हमारे शास्त्रों में कि समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है। वृद्ध यानी ग्रोन अप पीपल। तो जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो क्या है? अपने देश के जो पूर्वज ऋषि और महर्षि और ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्हें वृद्ध कहेंगे। उनसे संवाद, यानी ये जानना कि उनकी टर्मिनल, उनकी पदावली क्या है, उनकी भाषा क्या है, उनके शब्द क्या हैं। जैसे आपने देवनागरी लिपि का बताया, तो देवनागरी लिपि में लिखने से वो सब शब्द समझ में आते हैं। तो इसी तरह पूरे शास्त्रों की पदावली, शास्त्रों की पदावली में सोचना, सनातन धर्म की परंपरा में चिंतन करना, उसी उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पदावली में समाज को समझना, दैनिक जीवन को समझना, तो ये होता है वृद्ध संवाद कहते हैं इसको। यानी अपने सयाने लोग जो अब तक हुए हैं, जैसे महाभारत, जैसे आपने बहुत सही बताया कि इतिहास क्या है, जो हुआ है। इतिहास वस्तुतः ऐसा हुआ है, तो ये बताना कि ये इतिहास है। और ये जो लोग कहते हैं, अपने मन से कुछ भी लिखते हैं, राजा की, विशेषकर अपने साम्राज्यवादियों की या कोई भी यूरोप के लोगों की लिखी हुई गप्पों को और संस्मरणों को आधार बना के कुछ लिखते हैं, वो गप है। तो ये सब हर विषय में जब ऐसा होगा, भारत यानी अपने देश के ज्ञानियों से संवाद करना विद्यार्थियों को पहले सिखाया जाए। और जो बाहर भी भारतीय रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, वो भी पहले अपने जो भारतीय ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, उनके ज्ञान से संवाद पहले करें। जब वो नींव बिछ जाए, तब दूसरों को भी जाने उसी ज्ञान की दृष्टि से। यानी भारतीय ज्ञान दृष्टि से, भारतीय पदावली से जब हम यूरोप को जानना शुरू करेंगे, तब राधा कृष्ण बहुत ही हास्यास्पद और बहुत कमजोर लगेंगे। लेकिन जब हम केवल यूरोपीय टर्मिनोलॉजी, यूरोपीय थॉट सिस्टम, यूरोपीय चिंतन उसी से देखेंगे, तो लगेगा हाँ भाई, राधा कृष्ण, वाह वाह, क्या कहना। तो ये प्रभाव ऐसे कम होगा जब सत्य की और ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी, अथवा जब ज्ञान को ग्रहण करने वाले लोगों की बड़ी संख्या किसी समाज में शिक्षा के द्वारा सामने आएगी। तो प्रभाव क्या, इनको लोग हंसेंगे। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित कोई विद्यार्थी है, तो वो विद्यार्थी भी है तो भी रिडिकुल करेगा, इनको मजाक उड़ाएगा, अरे क्या कुछ भी दिखते हैं। इनके गीता और उपनिषद पे वो मजाक उड़ाएगा। लेकिन उसके लिए ज्ञान की प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा और धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है। यानी अपने वृद्धों से संवाद,
समस्त शिक्षा वृद्ध संवाद है, तो पहले हम अपने वृद्धों से, अपने सयानों से, अपने पूर्वजों से संवाद करें। फिर जब हमारी नींव पुख्ता हो गई है, तो चलो भाई ईसाई, मुसलमान, यूरोप सबको समझ लें। अभी तो उल्टा चल रहा है, अपने को नहीं समझेंगे। उनके कोई विचार, एक ने कहा समाजवाद तो दूसरे ने कह दिया राष्ट्रवाद। वो राष्ट्रवाद अगर यूरोपीय किस्म का नेशनलिज्म है, तो वो तो उतना ही कचरा है। जितना सोशलिज्म कचरा था, उतना ही नेशनलिज्म कचरा है ना? राष्ट्रभक्ति अलग बात है। अपने देश की, ज्ञान की, सत्य की भक्ति। लेकिन आप कोई एक थॉट ला रहे हैं, आइडियोलॉजी ला रहे हैं, तो आइडियोलॉजी तो काफ़ी कचरा चीज़ है ना? अभी जी। अभी जैसे इंग्लिश इंग्लिश इनका लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है हुँ, अब्राहमिक लैंग्वेज है। और हुँ, और हम लोग, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो मेरे को इनके हिसाब से ही बात करनी पड़ती है। और हाँ, और लेकिन हमारी भाषा अलग है। हम लोग हाँ, हिंदी को भी प्रमोट करते हैं अमेरिका में, हिंदी को, हुँ, संस्कृत को। और एक अमेरिकन संस्कृत सोसाइटी भी है। और बहुत अच्छा, और वहाँ पे संस्कृत में संभाषण होते हैं। तो बहुत सुंदर। इतने सारे उसके अंदर अमेरिकन स्कॉलर्स हैं। तो यहाँ हुँ, पे लोकली अभी नमस्ते हैज़ बिकम ए कॉमन वर्ड अक्रॉस यूएसए। आप किसी को वाह! नमस्ते बोलेंगे तो एक कॉमन हो जाएगा कि दिस इज़ अ वेरी सिविलाइज्ड पर्सन, योगी है। वाह, वाह! ये हो वाह! ये गया बड़ा काम नमस्ते। किया ये आप लोगों ने। हाँ, ये हम लोगों ने हुँ, नहीं किया, ये किया अमेरिकन्स ने। तो वाह! हाँ, ये हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय लोग तो शर्माते हैं ना, भारतीय लोग बोलते हैं हाय, हेलो, हाँ, शर्मा रहे हैं। हाँ, और ये काम अमेरिकन से किया है। और वाह, वाह! हाँ, और अगर आप जैसे अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री चले जाएँ, अगर आप बोले हरे कृष्णा, तो हुँ, अमेरिकन्स को लगता है कि ये अमेरिकन है। उनको भारत से हुँ, उसका कोई संबंध ही नहीं दिखता उनको। हरे हुँ, कृष्णा मतलब अमेरिकन्स, ये इतना पॉपुलर हुँ, ऑन द ग्राउंड है। लेकिन वाह! लेकिन अगर हम लोग भारतीयों के, इंडियन अमेरिकन्स के बारे में बात करें, इंडियन अमेरिकन्स हुँ, जनरली लोगों के अंदर एक, अभी पहले से 2014 के बाद से काफ़ी चेंज आया है। इंडियंस बड़े प्राउडली बोलते हैं अपने आप को भारतीय, लेकिन उसके पहले इतना नहीं था, अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हुँ, लेकिन अभी भी वो मानसिकता रहती है, एक वैलिडेशन लेने का, कि ये हुँ, अगर किसी वेस्टर्न ने बोला है तो ये सत्य ही होगा। हुँ, हुँ, और क्या होता है कि अगर आप जैसे क्या हो कि जो लोग अमेरिका में रहे नहीं हैं इतने लंबे समय तक, हुँ, और जिन्होंने सोशली हुँ, इंटरैक्ट नहीं किया है, मैं बड़ा हुँ, सोशल रहता हूँ और इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, तो एक एक अलग तरीके का मेरा अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं इनके बीच में रहता हूँ। जैसे जहाँ पे हुँ, मैं रहता हूँ वहाँ पे करीब 90,000 का पॉपुलेशन है इस सिटी में, लेकिन वहाँ पे हुँ, एक ही इंडियन फैमिली है जो हमारी है, एक ही है। अच्छा, वाह! उनके बीच में हुँ, हम लोग हुँ, रहते हैं, तो वी नो हाउ दे थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीयों को ना इंग्लिश समझ में आती है, जैसा ये लोग नहीं, बोलते हैं, है ना? हुँ, ना उनको अपना संस्कृति समझ में आती है, नहीं, क्योंकि उससे भी हुँ, कट हुँ, गए हैं। तो दोनों हुँ, साइड से बीच में लटके हुए हैं। हाँ, और हाँ, और उसमें उसमें क्या हो जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप शीशे के सामने देख के बना नहीं सकते, या फिर एक्सटर्नली दिखा के नहीं बन सकता सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो एक आंतरिक क्वालिटी है, जो तभी बिल्कुल, आएगी जब आपको अपने कल्चर से कनेक्टेड हो। तब आप एक हुँ, स्पष्ट हुँ, बात रखेंगे। जैसे आप एकदम स्पष्ट बात रखते हैं, और आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बदलना पड़े बाद में, क्योंकि अगली बार भी आप वही बोलने वाले हैं। अमेरिकन्स हाँ, भी ऐसे ही रहते हैं, वो अपनी बात रखते हैं उनके हिसाब से लगता है, हमने जीता, ये ज़मीन हमारी है। तो जहाँ भी आदमी हुँ, जाएगा, जो जीतेगा हारेगा, वो उसकी हुँ, ज़मीन। तो मेंटली वो हुँ, हुँ, एक्सेप्टेड है कि अगर कोई फॉरेन की आर्मीज़ आएँगी, इनको हरा देंगी, तो दे विल एक्सेप्ट द रूल ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। दे आर रेडी फॉर दैट, ओह! क्योंकि हुँ, उनका ज़मीन हुँ, नहीं है, ये उनको मालूम है हुँ, इनका हुँ, ज़मीन नहीं है, ये नेटिव अमेरिकन्स का हुँ, ज़मीन है, जो हमारे जैसे हुँ, दिखते हैं, ब्राउन स्किन है उनकी सारी। तो हुँ, तो लेकिन कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि हमने फॉरेन पॉलिसी इस दिशा में देख के बनाई हो, कि भारत की एक्सेप्टेबिलिटी तब ज़्यादा बढ़ती है, जब भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम सोचें और बोलें। जापानीज़ का बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, जापानीज़ इंग्लिश बात हुँ, नहीं करते। हुँ, हुँ, अमेरिकन्स को जापानीज़ सीखनी पड़ती है, तब बिज़नेस होता है, और कितने बहुत बड़े-बड़े सुंदर, बिज़नेसेस क्रिएट कर दिए। न कितना हाँ, हाँ, हुँ, मतलब पूरे अमेरिका में टोयोटा कार्स ही चलती है, अगर कोई क्वालिटी की कार होगी तो टोयोटा या होंडा। कोरियंस हुँ, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कोरियंस भी सिर्फ़ कोरियन भाषा बोलते हैं। उन्होंने हुँ, hyundai, किया, इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स बना दिए। भारत की पॉपुलेशन एकमात्र ऐसी है, जो दूसरे की लैंग्वेज बोलने में अपने आप को बड़ा क्वालिफाइड हुँ, समझते हैं। वो सोचते हैं हुँ, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे हुँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि जिस दिन भारत ने हुँ, रूल बना दिया कि अगर आपको भारत में आना है तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी इन भाषाओं में ही बात करनी पड़ेगी आपको। हुँ, हुँ, ऐसा जिस दिन रूल बनेगा उस दिन बिज़नेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बिल्कुल,
ये निश्चित। लोग ये लोग मैंडरिन सीख कर चाइना से बिजनेस करने जाते हैं। बताइए। ठीक है, तो ये जो भाषा के ऊपर है, आप तो बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। भाषा से जो प्रभावित जो कल्चर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक आपकी खुद की मानसिकता भी आती है, आपका हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है। अगर हम भाषा का बैरियर लगा दें, तो भारत विल प्रोड्यूस 10-20,000 मोर, क्या बोलते हैं उनको, एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर, हुँ, 20,000 मोर, क्योंकि भाषा में की निश्चित। वजह से कुछ लोग आगे नहीं आ पाते हैं। हुँ। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो जैसा मैंने कहा ना इसके पहले कि वृद्ध संवाद, इसीलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया कि अपने समाज के सयाने लोग अलग-अलग फ़ील्ड्स में, ज्ञान की विविध शाखाओं में जो हमारे ग्रोन अप पीपल हैं, उनसे संवाद ही शिक्षा है। तो इसलिए कोई भी शिक्षा तभी संभव है जब वो भारतीय शब्द, भारतीय पदावली, भारतीय ज्ञान परंपरा उसमें निष्णात हो। जब ऐसा होगा, तब स्वाभिमान आएगा और तब संसार को और स्वयं को देखने की सही दृष्टि भी मिलेगी। अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाएँ या भारत के राज्य में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या 4 लोग भी ये चाह लें, तो फिर उनको समझ में आ जाएगा कि हम तो अपने स्वयं में जब प्रतिष्ठित होंगे, स्वयं को प्रमाण मानेंगे, तब दूसरा हमें अपने आप प्रमाण मानेगा। जब हम अपनी भाषा का गौरव करेंगे कि भई यहाँ अगर आपको हमसे व्यवहार करना है, थोड़ी अंग्रेजी का सहारा लें तो हमसे डील करना है, तो हमारी भाषा तुम्हें सीखनी पड़ेगी। तो ये तो इतनी सहज बात है कि कोई बहुत मुड़ा-तुड़ा कुंठित समाज या कुंठित समुदाय, क्योंकि पूरा हिंदू समाज या भारतीय समाज कुंठित नहीं है, लेकिन उसमें जो शासन में लोग आ रहे हैं, वो राज्य के कारण स्टेट सिस्टम ऐसा बना दिया है, राज्य की भाषा नीति, राज्य की विदेश नीति, राज्य की संचार नीति, राज्य की शिक्षा नीति, सब ऐसी है कि उनमें कुंठा और हीनता है। अपनी भाषाओं को नहीं बोलने में ही समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। अपनी भाषाओं को लेके लज्जित होना और दूसरे की भाषा जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं हैं, इसका तो एक प्रमाण हम आपको बता रहे हैं ना कि जो लोग राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद कह रहे हैं, जो नेशनलिज़्म का अनुवाद है। भारत में कोई राष्ट्रीय चेतना का क्या स्वरूप होगा, इस पर कोई पुस्तक कम से कम भारत के किसी नेता ने नहीं लिखी है, भारत की किसी पार्टी के किसी आइडियोलॉग ने नहीं नहीं लिखी है। पता ही नहीं है, तो नेशनलिज़्म का हिंदी कर दिया, इसी प्रकार आइडियोलॉजी का हिंदी कर दिया विचारधारा। अब आइडियोलॉजी तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, वो तो माइंड को कंट्रोल करने का एक पूरा एक तरह का मैकेनिज़्म है। अब आप उसको जानते ही नहीं। तो अगर हम भारतीय भाषाओं में सहज रूप से व्यवहार करने लगें, शिक्षा को भारतीय भाषाओं में ही मूल रूप से दें, अंग्रेजी वाले उसका ट्रांसलेशन पढ़ें, उल्टा होना चाहिए, तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगा देश, इसमें कोई शंका ही नहीं है। अभी तो क्या है, सारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। जिन शब्दों को आप बोलते हैं, उनके अर्थ ही नहीं जानते। इसका मैं आपको हिंदी साहित्य से उदाहरण देता हूँ। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद और आजकल वो स्ट्रक्चरलिज्म का संरचनावाद आदि चला है। अब किसी को पता ही नहीं है कि बिना क्रिश्चियनिटी का रेफरेंस जाने, ईसाइयत का संदर्भ जाने बिना आप संरचनावाद, जो भी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी है देरिदा की, इसको समझ ही नहीं सकते। इसी प्रकार कम्युनिज्म को जाने बिना, कम्युनिज्म में जितना क्रूर और कठोर इतिहास की दृष्टि है, समाज की दृष्टि है, लोगों को किस प्रकार कंट्रोल करने की, उन पर एकाधिपत्य करने की जो दृष्टि है, उसको जाने बिना आप प्रगतिवाद प्रगतिवाद आपने समझ लिया कोई अच्छी चीज़ है, समाजवाद को भी अच्छी चीज़ मान लिया। भारत में ऐसे लोग हैं सोशलिज्म के अनुवाद से समाजवाद चलता है, फिर समाजवाद को समझते हैं ये कोई समाज के भले की चीज़ है। यानी ये भी नहीं पता कि ये सोशलिज्म का अनुवाद है और इसका अर्थ होता है कि राज्य का समाज के राष्ट्र के सभी रिसोर्सेज़ पर, संसाधनों पर नियंत्रण। समाजवाद तो बहुत ही गंदी चीज़ है। लेकिन यहाँ चल रहा है, देखिए भारत के संविधान में अभी भी भारत एक समाजवादी, वो आपातकाल में इंदिरा गांधी ने जो जोड़ दिया, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि उसे जो हटाएं। क्यों? क्योंकि आप विदेशी भाषा में सोचते हैं। आप सोशलिज्म का के अनुवाद के रूप में समाजवाद आपने कर दिया और फिर आपको ना तो सोशलिज्म का अर्थ पता है। सोशलिज्म इतनी क्रूर, कठोर और पैशाचिक धारणा है। सोशलिस्ट होने से कायदे से किसी को भी शर्माना चाहिए। क्योंकि जब तुम सोशलिस्ट हो तो तुम समाज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। समाज के संसाधनों पर अपना आधिपत्य चाहते हो, अपना कब्ज़ा चाहते हो। तुम समाज के लोगों को अधिकार से, समानता से जीने नहीं देना चाहते। अब देखिए भारत के लोग जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ समाजवाद का विरोध नहीं करते। बड़े आश्चर्य की बात है, समाजवाद तो एक गंदी चीज़ है ना। समाजवाद का अर्थ है सोशलिज्म, सोशलिज्म का अर्थ है कि राज्य के लोग जो स्टेट ऑफिस बियरर्स हैं, उनका संपूर्ण स्टेट
संपूर्ण नेशन के रिसोर्सेस पर टोटल कंट्रोल रहे। भाई तुम कम से कम अमेरिका ही सीख लो, वो ओपन सोसाइटी है, वो वहाँ बिजनेसमैन हैं, वहाँ और लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों के, वो अपने ढंग से काम करते हैं। स्टेट उसको सुपरविजन भले करता है, स्टेट की हर बात पर नियंत्रण होगा वो एक अलग बात है, उस पर चर्चा हो सकती है कि कितना नियंत्रण होना चाहिए कितना नहीं, लेकिन कम से कम लोग अपने ढंग से काम करते हैं ना। तो अमेरिका के संपर्क में आने पर भी समाजवाद शब्द को भारत के राजनेता नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि उस शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। वो अंग्रेजी का एक शब्द है सोशलिज्म, उसका अनुवाद कर लिया समाजवाद। इसी तरह अंग्रेजी का शब्द है सेकुलरिज्म, जो चर्चों के बीच आपस के झगड़े को टालने के लिए सेकुलरिज्म नाम का एक आइडिया डेवलप हुआ 19th सेंचुरी में पहली बार, मुख्यतः तो 20th सेंचुरी का है वो। तो उस सेकुलरिज्म का यहाँ अनुवाद कर दिया कि पंथ निरपेक्षता है, कोई जानते ही नहीं, लोग समझते हैं सेकुलरिज्म का अर्थ है हिंदू धर्म का विरोध। तो ना तो ये जिन अंग्रेजी शब्दों को बोलते हैं उनको भी नहीं जानते, उनका कोई क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट नहीं जानते। बिना ईसाइयत को जाने आप अंग्रेजी का कोई शब्द जान ही नहीं सकते, जान आप ही नहीं मूर्ख, सकते, बिल्कुल नहीं जान सकते। है ना। तो ये जो आपने कहा कि जब तक ये भारतीय भाषाओं में चिंतन नहीं होगा, भारतीय भाषाओं में व्यवहार नहीं होगा, तब तक ये सिकुड़ा हुआ देश रहेगा। इसकी टैलेंट, इसकी प्रतिभा, इसका बुद्धि सब सिकुड़ी हुई है। तो अगर भारत के लोगों की बुद्धि को खोलना है तो हमें भारतीय भाषाओं में व्यवहार शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लोकतंत्र जो है, भीष्म और हाँ, सत्यवती डिस्कस करते हैं हाँ, हुँ, ये महाभारत में। तो सत्यवती को भी हुँ, मालूम है लोकतंत्र शब्द का अर्थ। हाँ, हुँ, प्रगाढ़ पंडित हैं, उनकी शादी हुई हुँ, और फिर पांडु महाराज, सब पुत्र उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हाँ, हैं। हुँ, तो बिल्कुल, उनको भी मालूम है। हाँ, तो व्यासदेव उनके पुत्र हैं, ये सत्यवती के। हाँ, तो हाँ, सत्यवती और भीष्म संवाद में लोकतंत्र शब्द यूज हुआ। उसके बिल्कुल, पहले लोकतंत्र शब्द हनुमान जी यूज करते हैं। लोकहित, हुँ, लोक संग्रह, हुँ, भगवद गीता में लगातार यूज है। हुआ लोक हाँ, संग्रह, हुँ, लोक हुँ, यात्रा, है ना। लोक यात्रा जीवन को, हाँ, लोक यात्रा का हुँ, मतलब लोक यात्रा हनुमान जी के अनुसार है। मतलब वो तो वेद वेदांगों में पंडित है, प्रकार पंडित है हनुमान हुँ, जी। हुँ, हुँ, उनके हिसाब से लोक यात्रा हुई कि किस तरह राजा लोकपाल लोक हुँ, यात्रा में लोक संग्रह के लिए, लोकहित के लिए कार्य करेगा। हाँ, तो राजनीतिक लोक यात्रा यानी संपूर्ण लोक के जीवन को अबाधित चलने देना, हाँ, उसमें बाधा मतलब नहीं डालना। बाधा हाँ, नहीं डालना, और मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है उसमें। वो हाँ, महाभारत हुँ, में डिस्कस करते हैं भीम के साथ। हाँ, उनका हुँ, कॉन्टेक्स्ट है लोक यात्रा, मतलब कि जो मोक्ष की गति पे जाए। राजा का हाँ, राजा ठीक का है। राजा का कर्तव्य है कि सभी लोग को मोक्ष की तरफ लेकर जाए। हुँ, और लोकतंत्र तो मतलब पूरा तंत्र इसलिए बना हुआ है कि लोग हुँ, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़े ठीक है। हाँ, ना। अर्थ, हुँ, हुँ, धर्म, हुँ, अर्थ, मोक्ष और काम, काम, धर्म, हुँ, अर्थ हुँ, उनकी तरफ नहीं जाए। धर्म हुँ, और फिर हुँ, सीधा लोक यात्रा मोक्ष की तरफ। मोक्ष, हाँ, हुँ, तो लेकिन तो अगर हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है या कॉन्स्टिट्यूशन रखना है, भारतीय हुँ, दृष्टि देखना है, तो उसके लिए तो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति है। और बिल्कुल, मनुस्मृति हुँ, को अमेरिकन ने गाली दिया, लेकिन अमेरिकन ने अडॉप्ट कर लिया। हाँ, मनुस्मृति में लिखा है कि अपने युद्ध दूसरों की जमीन पे लड़ें। अमेरिका सारे हुँ, युद्ध दूसरे के देशों पे लड़ता है ना। हुँ, ब्रिटेन ने सारे युद्ध ब्रिटेन के बाहर लड़े हैं। इन्होंने कभी अपने हुँ, घर में युद्ध देखा नहीं है। हुँ, अभी भी देखिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि सारी हुँ, की सारी नेवीज भारत के हुँ, आसपास ही घूम रही है, यूरोपियन नेवीज। हाँ, हाँ, और हाँ, हमको डर बैठाया है चाइना का, हुँ। है ना। चाइना भी मूर्ख देश है अगर देखा जाए तो। लेकिन लेकिन वो चाइना नहीं, चाइना पर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का कब्ज़ा है ना, ये कम्युनिस्ट सबसे बड़े मूर्ख हैं। आज ये क्या अमेरिका का चाहते हैं इनको स्पष्ट नहीं है। हुँ, आज अमेरिका का सबसे ज्यादा खतरा है समाजवाद से। हाँ, डिस्कस करते हैं सोशलिज्म इज द बिगेस्ट इवल, और भारत हाँ, में सोशलिज्म नाम पे पार्टीज चलती हैं। बताइए कमाल है, कमाल हो गए। अ, तो देखिए आपने महाभारत में भी जो राजधर्मानुशासन है शांति पर्व में, वो सबसे बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन का आधार हो सकता है। मनुस्मृति है और महाभारत का राजधर्मानुशासन है ना? नहीं, वहां लेकिन पे आप वहां पर युधिष्ठिर महाराज मनुस्मृति कोट कर रहे हैं। तो हाँ, कोट मनुस्मृति कर में रहे पड़ी हैं। हुई है, ये पूरा उसी के ऊपर बेसिस है। नहीं, मनुस्मृति तो पहले मूल है ना, मानव हाँ, धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। इसी प्रकार युधिष्ठिर की सभा में नारद आते हैं, महर्षि नारद, तो वो भी राजधर्म का उपदेश देते हैं। वो सब हमारे संविधान का आधार होना चाहिए, लेकिन नहीं,
तो जो आपने कहा वो मुख्य बात है कि जब मेरी तक हम अपनी भाषा जी, मेरी उस संवाद में मेरी पुस्तक है, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। मेरी अच्छा, पुस्तक है, बहुत सुंदर। द हाँ, मेकिंग हाँ, ऑफ ए हाँ। स्टेट्समैन उसी पे आधार पे है कि अगर उसको हाँ, हाँ। उसमें 113 प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि। हाँ, हाँ, हाँ। अगर वो वो प्रश्न 113 क्या है, इसी बहाने उपदेश भी हैं। हाँ, उपदेश है, मतलब वो निर्देश है वो। तो निर्देश हैं। हाँ, 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 तो युधिष्ठिर हुँ, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आके हाथ जोड़ के सुन रहे हैं। वो हाँ, ऐसा हाँ, करते हो कि नहीं करते हो? ये हाँ, किया कि नहीं हाँ, किया? हाँ, इस तरह के हाँ, प्रश्न है हाँ। वो। तो और वो युधिष्ठिर पूरा को राजधर्म है, वो पूरा राजधर्मानुशासन राजधर्म है है। एक तरह का। हाँ, मतलब हाँ। 113 पॉइंट्स में उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर दिया। पूरा, पूरा है ना? तो और बहुत लाइक डिटेल है, बहुत बहुत अच्छे से डिटेल है। है। मतलब यहाँ हाँ, तक हाँ, आके पूछते हैं, मेरी पुस्तक में मैंने लिखा है कि क्या तुम हाँ, ट्रेड कॉन्फ्रेंसेस करते हो कि नहीं करते हो? क्या हाँ, हाँ, तुम्हारे समाज में बुद्धिजीवों की रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती है? हाँ, मतलब हाँ, हाँ। इतना डिटेल पूरे एग्रीकल्चर पे विस्तार टच से है, करते हैं। पूरे विस्तार से। और आप अपनी पुस्तक भेजिए ना, दिल्ली तो भेजिए, हम ले लेंगे, नहीं तो दिल्ली में हम यहाँ ऑलरेडी भेजिए। दिल्ली में चले गए, डॉक्टर शैलेंद्र जी के पास है। अब अच्छा, तो हम ले लेंगे उनसे। उनसे ले हुँ, और भी ठीक इस है। बार मैं आने वाला नवंबर में तो पर्सनली दूँगा मैं आप सबको। आइए फिर भोपाल आइए, भोपाल में आप बहुत प्रसन्न होंगे। हम लोगों का जो निवास है ना, बहुत ही ओपन, बहुत खुला मैदान, बहुत सुंदर है। बहुत-बहुत भोपाल ज़रूर आइए इस बार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, ये जो तो दोस्तों डॉक्टर सर्व कमिंग बैक वहाँ पे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो आज के परिप्रेक्ष्य में वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी, है ना? आपके हिसाब से, हमारे साथ, सबके हिसाब से। इस तरह उन्होंने हाँ, गीता के साथ खिलवाड़ किया और अमेरिकन्स भी वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी अभी असलियत उन्होंने पढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऋषिकेश जाते हैं, तो वो भी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो नहीं, तो इ तो एंड में जाके मेरा कंक्लूजन यही आता है कि ये सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, किसी देश के लिए नहीं, हाँ, है ना? हुँ, तो कुछ आखिरी टिप्पणी निश्चित है। आपकी, फिर हम विल क्लोज द शो दिस वन। आखिरी टिप्पणी ये है कि भारत में अंग्रेजों और सोवियत संघ की नकल से जो शासन बनाने के लिए नेहरू ने ढांचा बनाया था, जिससे लोग अपनी परंपरा को भूल जाएँ, जैसे गुरु पूर्णिमा जैसा महत्वपूर्ण उत्सव परंपरा से जो चला आ रहा है, उन सबको भूल जाएँ। उसकी जगह नकली चीज़ें लाने के लिए जो प्रयास किए, उसमें से एक ये है कि राधा कृष्ण के जन्मदिन को शिक्षक दिवस बना दिया, जिनको शिक्षा से कोई विशेष लेना-देना नहीं था, भारत की शिक्षा से। तो शिक्षक दिवस राधा कृष्ण के जन्मदिन को मनाना बंद हो, गुरु पूर्णिमा को ही अ, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाए और राधा कृष्ण जी का हो गया, बहुत गुणगान हो गया, इतने वर्ष उनको प्रतिष्ठा मिल गई, अब उनको विसर्जित कर दिया जाए उनकी प्रतिमा को। राधा कृष्ण की जो बड़ी प्रतिमा बनाकर रखी गई है, जैसे अभी गणेश प्रतिमा का विसर्जन होगा ना चतुर्दशी के दिन, तो इसी प्रकार राधा कृष्ण जी का भी उनकी जो छवि बना दी इमेज बना दी गई है, छवि बना दी गई है, उसका विसर्जन किया जाए और भगवान वेद व्यास तथा हमारे जो महर्षि वाल्मीकि और स्वयं भगवान मनु और अंगिरा, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य आदि इतने आचार्यों की, मनीषियों की, गुरुओं की अनंत परंपरा है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा का जो आयोजन होता है, उसी को हर विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाए। शिक्षक दिवस तत्काल बंद किया जाए और राधा कृष्ण की जो नकली छवि रची गई है, वो भारत के लोगों की बुद्धि को इधर-उधर भटकाने के लिए है, इसको विसर्जित किया जाए। शिक्षक दिवस मनाना बंद हो। राधा कृष्ण ने जो किया, वो इतनी मामूली चीज़ है कि अब अगर इतना छोटा आदर्श सामने रखेंगे कि यूरोप से ब्रिज बनाना, हाँ, तो भारत का ज्ञान उससे प्रतिष्ठित नहीं होगा। तो मोदी सरकार को चाहिए कि शिक्षक दिवस को विसर्जित कर दे, गुरु पूर्णिमा को व्यापक बनाए, राधा कृष्ण जी को डस्टबिन में डाल दे, काफ़ी हो गया। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें मिल गया, भारत रत्न भी मिल गया, अब वो उनको शांत कर दिया जाए। बस यही टिप्पणी। शायद हमारा शो सुन के डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोलते हैं कि आज हम आपका अपना भारत रत्न वापस करते हैं, तो हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आने का, जी, और हमेशा आपके साथ जी, बात करके बहुत आनंद आता है। थैंक यू सो मच। जी, और जो दर्शक देख रहे हैं, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। नमस्ते। नो